डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसवीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित 7th फेज की जो टीचर रिक्रूटमेंट है उसी के लिए पीजीटी पॉलिटिकल साइंस कहें या आप राजनीति विज्ञान कहें या सिविक्स कहें या नागरिक शास्त्र कहें, उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को सॉल्व कर रहे हैं। उसी क्रम में ये आज हमारा सीरीज या पार्ट 11 है, यानी 11वां भाग है। ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में या इस पार्ट में जो प्रश्नों का समावेश किया गया है आपके परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्न नहीं ज़्यादा हार्ड है, नहीं ज़्यादा डिफिकल्ट है, ये मॉडरेट है और आपके जो पाठ्यक्रम है, अब जो आपका सिलेबस उसी पर आधारित है। और आइए सॉल्व करते हैं इसको। बताओ, रिवीजन के लिए बहुत बेहतर है ये, हम कह सकते हैं। आप जल्दी जल्दी रिवीजन भी कर सकते हैं, जो अब तक आपने पढ़ा रिवीजन के लिए बहुत बेहतर है। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कौटिल्य के अनुसार कितने गांवों के केंद्र में स्थापित न्यायालय को संग्रहण कहते हैं? ये कौटिल्य से संबंधित ये प्रश्न है। इससे भी पहले एक प्रश्न पूछा है उस जैसे हर वीडियो में कुछ जो बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको शामिल किया गया है। आप एक ही वीडियो में सारे प्रश्नों को नहीं शामिल कर सकते हैं। तो कह रहा है कि कौटिल्य के अनुसार कितने गांवों के केंद्र में स्थापित न्यायालय को संग्रहण न्यायालय कहते हैं? तो 10 गांवों के केंद्र में जो होता है उसको संग्रहण कहते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, अरस्तु का महत्वपूर्ण ग्रंथ पॉलिटिक्स कितने भागों में विभाजित है? जो अरस्तु द्वारा जो रचित उसकी रचना है पॉलिटिक्स, वो कितने भागों में विभाजित है? तो है 8 भागों में। अगला प्रश्न देखिए कि लॉक मनुष्य की मूल स्वभाव को कैसा बताता है? यानी जो लॉक के अनुसार व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, ह्यूमन नेचर कैसा है? तो वह है आपका कि वह सौजन्यपूर्ण, ज्ञानप्रिय और सामाजिक मानता है, यानी सहयोगपूर्ण विवेकशील प्राणी मानता है लॉक। क्वेश्चन नंबर 4 है, डेविड ईस्टन प्रथम राजनीति शास्त्री हैं जिन्होंने राजनीति को स्पष्टतः व्यवस्था के रूप में विश्लेषित किया है। यह किसका विचार है? ये किसका विचार है? तो ये आमंड और पाउल का है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें एकात्मक शासन नहीं है? तो किसमें एकात्मक शासन नहीं है? आपका नॉर्वे, डेनमार्क और हॉलैंड में एकात्मक शासन है, बल्कि श्रीलंका में आपका अध्यक्षात्मक या संघात्मक शासन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एकात्मक सरकार के दोषों से संबंधित नहीं है? यानी एकात्मक सरकार का दोष कौन सा नहीं है? तो इसमें केंद्रीय सरकार के निरंकुश बनने का भय रहता है, इसका दोष है एकात्मक सरकार का। इसमें स्थानीय सरकारों की अवहेलना की जाती है, सही है। यह नौकरशाही को जन्म देती है, एकात्मक सरकार की व्यवस्था है। या पूछा आपसे इसमें से इसका कौन सा दोष नहीं है? तो ये आपका ये स्थानीय उपक्रम को उठाती है, ये इसका दोष नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, संविधान की सर्वोच्चता जिसे संघीय शासन का एक आवश्यक लक्षण माना जाता है, क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि संविधान सभी संस्थाओं नागरिकों के से ऊपर है यानी संविधान सर्वोच्च है। अगला प्रश्न कि संघीय शासन में किस प्रकार का संविधान होना चाहिए? तो संघीय शासन जो होता है, यानी जो संघवाद होता है, उसमें आपका संविधान कठोर होना चाहिए। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रांस में समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? तो फ्रांस में समाजवादी पार्टी की स्थापना 1905 में हुई। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसने शक्ति को प्रभाव प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है? तो शक्ति को प्रभाव प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करने वाले आपके हर्बर्ट साइमन भी हैं, कापलान भी हैं और हराल्ड लासवेल भी हैं। तो डी राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक सरकार के विषय में चर्चा करता है? तो संवैधानिक सरकार के विषय में चर्चा कौन करता है? हॉब्स, लॉक या रूसो या ये सभी होंगे। तो संवैधानिक सरकार के बारे में कौन चर्चा करता है? तो आपका लॉक करता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से इक्वलिटी शीर्षक की पुस्तक के लेखक कौन है? इक्वलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपसे प्रश्न पूछा है, तो आर एस टॉनी है। अगला प्रश्न, किसने कहा है कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकतावाद से अच्छा है? किसका कथन है? तो ये कथन है आपका हॉब्स का। बेहद महत्वपूर्ण कोट है ये। क्वेश्चन नंबर 14, आनुपातिक समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया?
तो अनुपातिक समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन अरस्तू ने किया है। बिना कुछ समानता के स्वतंत्रता खोखली होगी और स्वतंत्रता के बिना समानता निरर्थक होगी। ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका है हेराल्ड जोसेफ लास्की का, यानी एच.जे. लास्की। क्वेश्चन नंबर 16 है, विधि संप्रभु का आदेश है या कानून संप्रभु का आदेश है? यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका जॉन ऑस्टिन का है, जो कि संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का समर्थक है। क्वेश्चन नंबर 17, जो लेखक राज्य को संघों का संघ मानते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? तो हम उन्हें बहुलवादी कहते हैं। अगला प्रश्न कि प्रत्येक राज्य अधिकारों से जाना जाता है जिन्हें वह लागू करता है, यह किसने कहा है? तो कथन हेराल्ड जोसेफ लास्की का है। अगला प्रश्न देखिए, ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किसके प्रति जवाबदेह है? तो ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। मुख्य सचिव की नियुक्ति या चयन करते समय एक राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा निम्न में से किन 3 मानदंडों पर विचार किया जाता है? इसके कोट में से आपको सही ऑप्शन टिक करना है। तो एक तो वरिष्ठता का ध्यान रखेगा, सेवा जो उसका सर्विस रिकॉर्ड है और निष्पत्ति परफॉर्मेंस और जो उसकी एलिजिबिलिटी है उसका ध्यान रखेगा, और राज्यपाल का अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं, और मुख्यमंत्री का वो विश्वास पात्र हो। ये 3 चीज़ें बेहद महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 21 कि वुड्रो विल्सन ने अपने राजनीतिक प्रशासन विभाजन के विचार के स्रोत के रूप में निम्नलिखित में से किसे स्वीकार किया है? तो है ब्लंट्सली। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रशासन के अंदर ये या उसका कंट्रोल किस पर नहीं है, या उसमें शामिल कौन सा नहीं है इस विभाग में? तो है आपका राष्ट्रीय महिला आयोग। ये अलग से स्वतंत्र संस्था या निकाय है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में लोक नीति की वास्तविक प्रक्रिया को व्यवस्थित कीजिए। तो भारत में जो लोक नीति है उसकी वास्तविक प्रक्रिया क्या है? तो सबसे पहले नीति का निर्माण होगा, फिर नीति से संबंधित शिक्षा होगी, और फिर नीति का क्रियान्वित होगा, और नीति क्रियान्वित का अनुश्रवण होगा। तो इस हिसाब से जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 कि निम्न में से किस समिति का मत है कि सही समय पर सही पदोन्नति सेवाओं में पुरुषों तथा स्त्रियों की प्रतिभा का पूर्ण विकास करने की प्रक्रिया का आवश्यक भाग है? तो ये समिति जो थी फुलटन समिति की सिफारिश थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के क्या उद्देश्य है? तो एक तो आपका विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को बेहतर स्वायत्तता प्रदान करना, ये सही होगा। और दूसरा कि राज्य विश्वविद्यालयों में उच्चतर शिक्षा का कार्य निष्पादन आधारित निधियन, और कि शिक्षा गुणवत्ता और अनुसंधान में सुधार, ये भी सही है। मौजूदा शासन और विनियामक प्रणालियों में भी सुधार लाना, चारों ऑप्शन सही हैं या उसके उद्देश्य राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के। तो चारों ऑप्शन है आपके ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का भाग नहीं है? 11वीं अनुसूची का भाग नहीं है, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि ग्राम पंचायतों का कौन सा कार्य नहीं है। उनके जो 29 प्रकार के कार्यों दी गई हैं ग्राम पंचायत, तो उसमें से कौन सा एक नहीं है? तो कौन सा नहीं है कि घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक का यथार्थ पानी का वितरण, कार्यार्थ पानी का वितरण, ये गलत है, ये उसका 11वीं अनुसूची में नहीं है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
अशोक मेहता समिति पंचायती राज संस्थान, सही है। एल.एम. सिंघवी समिति लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का नव प्रमाण, सही है। जीवी राव समिति स्थानीय वित्त जांच समिति से संबंधित है। और ए.पी. जैन समिति ग्रामीण शहरी संबंध, ये सुमेलित नहीं है आपका, ये आपका गलत है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28 है, कथन और कारण देखिए कि भारत में राष्ट्रीय आजीविका मिशन समाज कल्याण का एक भाग है, ये कथन आपका सही है, कथन ये सही है। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भौतिक अधोसंरचना का विकास करना, बिल्कुल गलत है ये सही है। और उसका कारण यानी तर्क गलत है, यानी आर असत्य होगा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार जिला तथा महानगरीय नियोजन समितियों द्वारा निम्न में से कौन से कार्य किए जाने चाहिए? तो स्थानीय आर्थिक विकास का एकीकरण, सही है। सम्मिलित ग्रामीण एवं शहरी नियोजन, ये भी सही है। विकास योजनाओं के निर्माण तथा उनके प्रभावशाली क्रियान्वयन में स्थानीय निकाय की सहायता एवं सलाह, ये कथन भी सही है। पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में योजना आयोग का परामर्श देना, ये उसका नहीं है, ये गलत होगा। तो 3 सही होंगे और चौथा इसमें शामिल नहीं होगा। तो आपका देखिए ये डिसमैच है, 1 2 3 इसको कर लीजिए, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, शहरी गुणों वाले ग्रामीण बस्तियों का विकास बहुत ही धीमा है। भारत में शहरीकरण के संबंध में यह टिप्पणी निम्न में से किसमें है? तो ये टिप्पणी आपकी जो है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के संबंधित में है। क्वेश्चन नंबर 31, साइबरनेटिक्स का तात्पर्य क्या है? साइबरनेटिक्स का क्या अर्थ है? तो संप्रेषण का विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 32, ई शासन यानी ई गवर्नेंस का लक्ष्य सरकार तथा नागरिकों के बीच पारस्परिक अंतःक्रिया को बनाना है। इसमें कौन सा कथन सही होगा? तो आपका अधिक दोस्ताना, सुविधाजनक भी हो, पारदर्शी भी हो, किफ़ायती भी हो, चारों ऑप्शन सही होंगे, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कथन और कारण। तो कथन देखिए कि सूचना का अधिकार अधिनियम यानी आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन के क्षेत्र का विस्तार किए जाने की आवश्यकता है, ये कथन आपका सही है। वर्तमान निजीकरण तथा अनेक पूर्वकाल में सरकारी कार्यक्रमों का आउटसोर्स द्वारा किए जाने की प्रवृत्ति है, ये भी तर्क भी सही है और सही स्पष्टीकरण भी है, तो ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, मूलतः संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? मूल रूप में जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? तो है आपका कुल 11। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि राजनीति के संदर्भ में शक्ति का अर्थ एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क और क्रियाओं पर शक्ति है या क्रियाओं पर नियंत्रण है? तो ये कथन था आपका हैंस मार्गनथाउ का, जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विज्ञान में ये आपके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंध में मार्गनथाउ जो है यथार्थवादी सिद्धांत के प्रणेता है। उनकी एक पुस्तक है पॉलिटिक्स अमंग नेशन, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, जो कि 1948 में प्रकाशित हुई, ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। और मार्गनथाउ के जो यथार्थवादी सिद्धांत है, जो 6 प्रकार के वो अपनी कंसेप्ट देते हैं, उसको भी आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन इसमें असत्य है? तो जो असत्य कथन है कि प्रशासनिक क्रियाओं पर न्यायिक नियंत्रण नैसर्गिक नियम से निकलता है, बिल्कुल नहीं, बल्कि प्रशासनिक नियम से निकलता है, न कि नैसर्गिक नियम से, तो डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, किसने कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स न सिर्फ सुपर पावर यानी अधिक शक्ति है, बल्कि वह हाइपर पावर यानी अतिशय सत्ता भी है? ये भी बेहद महत्वपूर्ण कोट है, ये वर्ट वेदराइन का कथन है, वेदराइन साहब का। क्वेश्चन नंबर 38 है कि राजनीतिक सिद्धांत की अवनति यानी राजनीतिक सिद्धांत का क्षय जो हुआ, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है?
तो प्रत्यक्षवाद भी है, इतिहासवाद और नैतिक सापेक्षवाद, ये तीनों ही पॉलिटिकल जो डिके है या जो राजनीतिक सिद्धांत की अवनति है उसका ये कारण है, लेकिन जो वैचारिक बहुवाद है ये नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 39 पदोन्नति का सामान्य तौर पर क्या अर्थ है? पदोन्नति का सामान्य अर्थ पर क्या अर्थ होता है? एक तो पद में बदलाव होता है, कर्तव्य में भी बदलाव हो जाता है और पदवी में भी बदलाव होता है और साथ ही वेतन में भी बदलाव होता है। पदोन्नति में सभी चीजें शामिल हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 1 2 3 4, सॉरी ये डी बनाइए इसको। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्यारे दोस्तों, फिर से हम आपसे एक बार रिक्वेस्ट कर दें कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, या अब तक आपने नहीं किया या पहली बार विजिट कर रहे हैं तब भी आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ आप चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। देखिए जो ये दौर है आपका खासकर बतौर एक चित्त शांत चित्त से तैयारी करने का है। जितना रिलैक्स रहेंगे उतना ही आपको फ़ायदेमंद होगा और घबराने की जरूरत नहीं है। हमने ये कवर नहीं किया, ये छूट गया वो छूट गया, कुछ नहीं। जितना आपके पास कंटेंट है, जितना आपने पढ़ा, बस उसी को रिवाइज कीजिए, बस और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन देखिए कि संविधान निदेशक सिद्धांत के रूप में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। बिल्कुल, डीपीएसपी में नीति निर्देशक तत्वों में पंचायती राज का उल्लेख है। अनुच्छेद 40 जो है, सादी कली समिति भारत में पंचायती राज की कार्यकारिता पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त की गई थी। बिल्कुल नहीं, ये गलत है आपका। JVK राव समिति योजना आयोग द्वारा नियुक्त की गई थी, ये आपका कथन सही है। और स्थानीय सरकार का राज्य सूची में उल्लेख है, ये सही है। तो 1 3 4 से ऑप्शन ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 41 कि युद्ध के गैर राजकीय आयाम को यह भी कह सकते हैं, हम क्या कहते हैं? तो हम इसको उत्तर वेस्टफेलियन पोस्ट वेस्टफेलियन वॉर भी कह सकते हैं इसको। तो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन की शांति बहाल कार्रवाई में कहाँ पर भारतीय सैन्य टुकड़ियाँ, सैन्य पर्यवेक्षक तथा सिविलियन पुलिसकर्मी सेवारत थे? तो ये आपका पश्चिमी सहारा में, यानी वेस्ट सहारा, बोस्निया और हर्जेगोविना में। तो ये तीनों जगह ये कार्यरत थे भारतीय सैन्य पर्यवेक्षक और सिविलियन पुलिसकर्मी। तो प्रयुक्त सभी सही होगा, यानी डी राइट आंसर होगा। ये आपका अगला जो प्रश्न है सम्मिलित करना है। एक तरफ देश है और उनसे संबंधित समस्या है, तो ये हम लोग को मैच करना है। तो जो आपका श्रीलंका का जो विवाद, श्रीलंका संबंधित जो विवाद है, कच्छ द्वीप, पाकिस्तान उलर बैराज, नेपाल सुस्ता बॉर्डर और बांग्लादेश न्यू मोर आइलैंड से संबंधित है, ऑलरेडी सम्मिलित है। तो पहला आंसर यानी ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, परिसंघ यानी कॉन्फेडरेशन संघवाद से भिन्न है क्योंकि? तो जो परिसंघ है संघवाद से इस प्रकार भिन्न है कि इसके सदस्य संप्रभु सत्ता रखते हैं, इसलिए जो आपका फेडरेशन है फेडरलिज्म से अलग है, या कॉन्फेडरेशन जो फेडरलिज्म से अलग है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारतीय संघवाद बल देता है। तो भारतीय संघवाद किस पर बल देता है? तो राष्ट्र की एकता पर बल देता है। तो डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि व्यवस्थापिका को अधिक जन प्रतिनिधित्वात्मक बनाने के लिए JS मिल ने किस चीज़ की सिफारिश की? तो इस बात की सिफारिश करता है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली हो, महिला मताधिकार की वकालत करता है, जो शिक्षित हैं उनके लिए भारित मतदान यानी बहुल मतदान यानी एक से अधिक मतदान देने की बात करता है। तो उपयुक्त डी सभी सही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से कौन सा एक अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का भाग नहीं है? तो है आपका ये मतदाताओं को अपना प्रतिनिधि बदलने का अधिकार। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, बाकी तीनों है। क्वेश्चन नंबर 48, आधुनिक दलीय व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो आधुनिक दलीय व्यवस्था का उद्भव आपका इंग्लैंड में हुआ। तो सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि जिस राज्य में कुछ व्यक्तियों द्वारा जनहित के लिए शासन होता है, कुछ व्यक्तियों के द्वारा जनहित के लिए शासन होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? तो है आपका कुलीनतंत्र, एरिस्टोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 50, अध्यक्षात्मक सरकार का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसका ओरिजिन कहाँ हुआ सबसे पहले? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA में हुआ। सी राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न देखिए कि 1892 का भारतीय काउंसिल एक्ट के प्रयासों से आया, किसके प्रयासों से आया? तो था आपका लॉर्ड डफरिन के प्रयासों से आया, तो बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए भारतीय संविधान सभा में निम्नलिखित किसके प्रतिनिधि सम्मिलित किए गए, किसके प्रतिनिधि सम्मिलित किए गए हैं? तो देशी रियासतों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित किए गए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश ये लोग शामिल नहीं हुए, ब्रिटिश भारत प्रांत के भी और चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के भी। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 53, निम्नलिखित किस शब्द समूह को प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है या जोड़ा गया है? प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन से शब्दों को शामिल किया गया? तो एक तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, है ना। बी ऑप्शन जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 38वें संवैधानिक संशोधन को रद्द कर दिया गया, जिसमें व्यवस्था की गई थी कि राष्ट्रपति द्वारा 352वें अनुच्छेद के अंतर्गत की गई संकटकालीन घोषणा को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसका वो बंद किया गया, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं जब कब कि न्यायालय को कोई भी सत्र गठित करने या चालू रखने के लिए न्यायाधीशों का कोरम उपलब्ध नहीं रहता है, तब राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न में से किस कमेटी ने प्रस्ताव रखा था कि पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव पार्टी लाइन पर किए जाएं, यानी पार्टी आधारित पंचायतों का चुनाव हो? किस समिति की सिफारिश थी? तो ये समिति थी आपकी अशोक मेहता समिति, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 57, संसद में स्थगन प्रस्ताव का लक्ष्य क्या होता है, यानी उसका उद्देश्य क्या है स्थगन प्रस्ताव का? तो उसका उद्देश्य है कि सरकार किसी विशिष्ट नीति की आलोचना करना, तो बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 58, अंतरिम सरकार जो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी उसमें उनका सरकारी पदनाम क्या था? याद रखें, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई लोग अधिकतर मोस्टली को ये सब चीज़ें मोस्टली जो स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स या जो आदमी है ये सब चीज़ें उनको पता नहीं, तो पहली बार में क्या बोलते हैं उनको कि न तो प्राइम मिनिस्टर थे और ना ही क्या मतलब कि जो अंतरिम सरकार बनी तो उसके वो जो गवर्नर जनरल की जो गवर्निंग बॉडी थी जो उसकी कार्यपालिका थी, ये उसके वाइस प्रेसिडेंट थे। वाइस प्रेसिडेंट जैसे उपाध्यक्ष, ये शब्द जो है उपाध्यक्ष थे उसके, न कि प्रधानमंत्री, न चेयरमैन, न चीफ मिनिस्टर, तो बल्कि उसकी जो कार्यकारी सभा है या जो उसकी गवर्निंग बॉडी थी या जो सरकार का मुखिया, तो जो गवर्नर जनरल होता था, लेकिन उसकी जो विधायिका है या उसकी कार्यपालिका के ये क्या थे, उपाध्यक्ष थे, तो ऑप्शन ए वाइस प्रेसिडेंट है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 कि कांग्रेस कार्य समिति द्वारा प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया? भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो अगस्त 1942 में पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 60, चक्कर लगाने वाले देशभक्ति यानी पेट्रियटिज्म इन लोकोमोशन शब्दावली का प्रयोग हुआ था किस लिए? स्वराज पार्टी के लिए हुआ था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। लाहौर षड्यंत्र मुकदमे यानी लाहौर षड्यंत्र केस के परिणाम स्वरूप निम्न में से किन व्यक्तियों को फांसी दी गई? किन व्यक्तियों को फांसी दी गई? राम प्रसाद बिस्मिल या भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल या भगत सिंह, सुखदेव या राजगुरु। तो लाहौर षड्यंत्र केस में सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई, तीनों लोगों को फांसी दी गई, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, प्रथम अंतरिम सरकार 24 अगस्त 1946 को घोषित की, ये डेट आपको नहीं भूलना है। निम्नलिखित में से कौन उसमें सम्मिलित नहीं था? प्रथम अंतरिम सरकार में कौन लोग शामिल नहीं हुए? तो थे आपके ए.वी. अलेक्जेंडर, बाकी जगजीवन राम, ये और ये तीनों लोग शामिल थे मंत्रिमंडल में। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रस्तुत किया गया था? तो आप सभी को पता है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 64, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक मित्र, दार्शनिक और पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है, किसका? तो आपका सार्वजनिक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए पथ प्रदर्शक है। कौन? CAG। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्यारे दोस्तों, फिर से हम आपसे एक बार रिक्वेस्ट करते हैं। देखिए, रिक्वेस्ट क्या है, आप लोग कर लेना चाहिए, सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी आपको सपोर्ट भी करना चाहिए, सब्सक्राइब भी करना चाहिए। और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आइए जल्दी से इसको समाप्त करते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की विधि क्या है? तो उसके जो अनुच्छेद 61 है उसको इम्पीचमेंट बोलते हैं। नहीं, महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत की संघात्मक व्यवस्था में 3 सूचियों में शक्ति विभाजन लिया गया है, ये कहाँ से प्रेरित है? तो ये आपका भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता, परंतु ये स्वतंत्रता अंतर्निहित है। ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लगभग हर एग्जाम में पूछा गया है। इसलिए आप याद रखिए कि 19(1) का 19(1)A में शामिल है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति की जाती है। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? स्पीकर के द्वारा नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित है? तो अनुच्छेद 61 है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण और वन संरक्षण हेतु भारतीय संविधान के किस भाग में ये प्रावधान किया गया है? तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें इसका शामिल है या इसका प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका BPSC PGT पॉलिटिकल साइंस के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो कि हमने सॉल्व किया। ये आपका जो पार्ट है 11 पार्ट यानी 11वां भाग है, 11वां सीरीज है। आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए, पढ़िए, रिवाइज कीजिए। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आपको लगता है तो फिर से जो आपने नोट्स बनाए हैं तो आप उसको रिवाइज भी कर लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।